मनी पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से पिछले सेशन में हम लोगों ने सेट 1 को सॉल्व किया था। आज की इस सेशन में हम लोग सेट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये जो सेट 2 है ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। 17/8/2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में ये सेकेंड शिफ्ट में ये सारे सवाल पूछे गए थे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं सेट 2 के पहले सवाल से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित होगी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन 4 से भी विभाजित होनी चाहिए और 8 से भी विभाजित होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए 8 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में तो हम लोग बाद में सोचेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन में से कौन कौन ऑप्शन 4 से विभाज्य हो रहा है। तो आप देखोगे संयोग बस कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो 4 से डिवाइड हो रहा है। बाकी के कोई भी ऑप्शन 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो अब बताइए कि कोई ऑप्शन अगर 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, ऑप्शन ए के अलावे बाकी के कोई ऑप्शन 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो 8 से कैसे डिवाइड हो पाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो उस नंबर का नेचर कैसा होगा। देखिए कोई भी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, नंबर लिखा गया है, नंबर है 3824। 3824। तो इस संख्या के अंतिम के 2 अंक देखिए क्या है, 24 है। और ये 24 जो है वह 4 से डिविजिबल होता है। 4 छक कितना होता है, 24 होता है। तो इसीलिए ये नंबर जो होगा वह 4 से डिविजिबल होगा। तो इसीलिए हमारा उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। अब देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए 4 से ही डिविजिबल है और हमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह 8 से भी ऑलरेडी डिविजिबल होगा, तभी ये हमारा उत्तर हो पाएगा। तो कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो उस नंबर का नेचर कैसा होगा। अगर कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल है तो उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे इस संख्या के अंतिम के 3 अंक देखिए 824 है। अब ये अंतिम के 3 अंक क्या 8 से डिविजिबल है, आपको बिल्कुल है। 8 एकम 8 होता है, 8 × 24 होता है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, या अगर कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो उस नंबर को आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा ना वह 2 से 2 बार जरूर कटेगा। जैसे ये नंबर जो है वो हमें पता है कि 4 से डिविजिबल है, तो इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट को पकड़िए, जैसे 24 है, और अगर 24 2 से 2 बार अगर कट गया तो ये नंबर जो होगा वह 4 से डिविजिबल होगा। तो जैसे 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो क्या मिला, 12। अब 12 में अगर आप 2 से भाग करोगे, ये अगर इसको पूरा काट देगा तो ये नंबर जो होगा वह 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर मैं लिखता हूँ, कोई भी नंबर, जैसे हमने लिया 42, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये नंबर 42 जो होगा वह 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 बार 2 से भाग करना है। तो चलिए एक बार मैं इसको भाग लगाता हूँ तो हमें मिला 21। अब एक बार अगर इसमें और आप भाग लगाते हो और ये नंबर अगर इसको एग्जैक्ट डिवाइड करता है, इंटीजर वैल्यू अगर आपको मिलता है, तब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 21 को अगर जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेगा 10.5, यानी इंटीजर वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, डेसिमल वैल्यू आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 42 जो है वह 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है तो उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वह 2 से 2 बार जरूर डिविजिबल होगा, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैं उम्मीद करूँगा ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे इस सवाल में कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए सवाल में कहा है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपातिक मान कितना होगा, ये आपको बताना है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट याद दिलाना चाहूँगा। ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक सा एप्लीकेशन है, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान जो होता है वो 1 होता है। कब, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी जब दोनों के कोणों का योगफल
90 डिग्री होगा तो उस दशा में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू जो होगा वह 1 होगा। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो, यानी कि जब यहाँ पर दोनों के कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के वर्गों का योगफल जो होता है वह 1 होता है। जैसे कि साइन स्क्वायर, एग्जाम्पल में देता हूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, इन दोनों का सम जो होगा कि बताइए क्या 1 होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। मैं पूछूंगा क्यों होगा, तो आप कहोगे कि दोनों के कोणों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, 68 डिग्री अब प्लस 22 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे तो एंगल का सम जो होगा वह 90 डिग्री होगा, इसीलिए इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होगा वह 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री की वैल्यू जो होगा वह 1 क्यों होगा। एक और केस बनता है इसी का रिवर्स, एक और केस बनता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान भी 1 होता है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, जब दोनों के कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उस दशा में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान जो होता है वह भी 1 होता है। लेकिन कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों के कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उस दशा में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 होता है। जैसे कि कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री, बताइए इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होगा वह 1 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। मैं पूछूंगा क्यों होगा, तो आप कहोगे सर कि दोनों के कोणों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, 33 डिग्री प्लस 57 डिग्री, दोनों के कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हुआ तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान जो होगा वह 1 होगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री का मान भी 1 आ रहा है, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का मान भी 1 आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा था? इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो क्या होगा? 1:1 हो जाएगा और यही सवाल का उत्तर होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, है कि नहीं? आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री मैंने लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, है कि नहीं है? या फिर साइन स्क्वायर 68 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। आप सबको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वह 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होता है वह 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं है? तो वहाँ से भी आप चीज़ों को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बाकी ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि नहीं? 72 और एक संख्या x है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम अगर 576 है तो नीचे दिए गए मानों में से कौन सा संख्या x का मान होगा ये आपको बताना है। 3 संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, 3 संख्याएं हैं 48, 72 और x। इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है वह 576 है, ये सवाल में हमें दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x के स्थान पर क्या होगा ये आपको बताना है, जबकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 576 है तो 576 को ये तीनों संख्याएं बारी बारी से डिवाइड करेगा, इतना बात अपने को पता है। मतलब x जो होगा वह 576 को भी डिवाइड करेगा, 72 जो होगा वह 576 को डिवाइड करेगा और 48 जो होगा वह भी 576 को डिवाइड करेगा। तो मतलब x की वह वैल्यू आपको चाहिए जो 576 को डिवाइड भी करे और तीनों का एलसीएम 576 भी हो जाए। तो आपको ऐसे सवालों में ऑप्शन से चलना पड़ेगा। ऑप्शन से कैसे चलते हैं वो जरा देखिएगा। ऐसे सवालों में ना, अब चूंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको दे रखा है स्मॉल वैल्यू 48 और 72 है, इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा 144 यानी कि 144 हो जाएगा। लेकिन एक तीसरी संख्या x है, तो इस प्रकार से तीनों संख्याओं का एलसीएम 576 है। तो आप ऐसे सवालों में क्या कीजिए कि x की वैल्यू जो है वह ऑप्शन से जब सॉल्व करोगे ना, तो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगा, उसको आप चेक कीजिए। सबसे पहले आप देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो x की वैल्यू मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी से चेक करता हूं कि क्या ऑप्शन बी यानी x की वैल्यू क्या हमारा 288 हो सकता है। क्या यहाँ पर अगर मैं 288 अगर रखता हूँ तो क्या इन तीनों नंबर का एलसीएम 576 हो पाएगा? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों नंबर का एलसीएम जो होगा, जब x की वैल्यू आप 288 रखोगे तो तीनों का एलसीएम 576 ना होके खुद 188 हो जाएगा, है कि नहीं है? देखिए 72 चौका हो जाएगा 288।
48 छक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 288। मतलब 288 को ये 72 भी डिवाइड कर रहा है और 48 भी डिवाइड कर रहा है, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम खुद 288 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 288 नहीं हो सकता है। अगर मैं x की वैल्यू 288 लेता हूँ तो उस दशा में इन तीनों नंबर का एलसीएम 288 हो रहा है, लेकिन हमें जो एलसीएम चाहिए वो तीनों नंबर का 576 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा उत्तर होगा यानी x की जो वैल्यू होगा वह 288 नहीं हो सकता है। तो 288 के बाद अगली संख्या कौन सी है जो बड़ी वैल्यू है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी है। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को चेक करना चाहता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 192 रखता हूं तो क्या इन तीनों नंबर का एलसीएम 576 होगा। और सबसे पहले आप ये चेक कीजिए क्या 192 576 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 192 जो है वो 576 को डिवाइड कर रहा है। इसमें अगर आप 3 से गुना कर दोगे तो 19 या 57 हो जाएगा, 570 मिल जाएगा, और 2 से गुना करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 576 बन जाएगा। मतलब ये नंबर इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर इन तीनों नंबर का एलसीएम 576 बन गया तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं। तो चेक करना है कि क्या हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो पाएगा कि नहीं, एक्स की वैल्यू क्या 192 होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे वो जरा देखिए। सबसे पहले सबको आप फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कैसे करेंगे वो देखिए। ये होता है 16 तिया 48, तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अगुने 3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है कितना 8 नमा 72, यानी कि 2 की पावर 3 अगुने 3 की पावर 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 192 क्या होता है, 192 जो होता है वह होता है 96 गुना 2, 96 गुना 2 होता है 192। अब 96 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, 16 छक 96 होता है, ध्यान से देखिए 16 छक 96 गुना 2, ये होगा 192। अब इसे हमें अच्छे से फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए इसमें भी 1 2 है और यहाँ पर 1 2 है और इसमें 4 2 है, तो ये बन जाएगा कितना 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है तो 2 की पावर 5, और यहाँ पर 1 2 है तो 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 अगुना 1 3 इसमें छुपा हुआ है, तो इसका फैक्टराइजेशन जो होगा वह क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम अगर 576 आ गया तब तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 192 एक्स की वैल्यू। चेक कीजिए कि तीनों का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम जो होता है वह तीनों में अगर कोई कॉमन नंबर मिल रहा है तो उसकी लार्जेस्ट पावर आपको लेना है। तो जैसे देखिए 2 की पावर 4 यानी बेस 2 जो है वह सब में कॉमन आ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम पावर को आप लीजिए। देखिए हम मैक्सिमम पावर है तो यहाँ पे जो बेस होगा वह होगा 2 की पावर 6। और देखिए क्या कॉमन है, तो देखिए 3 3 सब में है और 3 का मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, तो यहाँ पर है, तो इसको भी आप ले लीजिए तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। और कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, तो आप कहोगे कोई भी नंबर नहीं है, तो यही दोनों जो होगा वह इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 6 कहने का मतलब होता है 64 और 3 की पावर 2 कहने का मतलब होता है 9। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 छक 54, 54 3 कितना होता है 57। तो आप देखिए इन तीनों नंबर का एलसीएम 576 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यह इस सवाल का उत्तर होगा, है कि नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डाटा दिया गया है इस सवाल में। अब अगर आप ऑप्शन नंबर ए से चेक करना शुरू करोगे तो सारे नंबर जो है ना वह 576 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जो 576 को डिवाइड भी करे और तीनों का एलसीएम जो हो वह 576 भी हो जाए। तो ऐसा एक ही ऑप्शन मिला और वो भी ऑप्शन नंबर डी, ये इस सवाल का उत्तर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, कहा 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में पानी भरी हुई है, तो पानी की मात्रा कितनी होगी ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अगर टंकी जो होगा वह फुल फिल है यानी टंकी पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है तो पानी की मात्रा कितना होगा ये आपको बताना है। जैसे अगर एक बेलनाकार टंकी है जो कि सवाल में बोल दिया गया है, तो अगर बेलनाकार टंकी में पानी पूरी तरह से भरी हुई है तो उस टंकी में उतना ही ना पानी होगा जितना उस बेलन का आयतन होगा। तो बेसिकली इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है पानी की मात्रा, मतलब कि बेलन का आयतन हमसे पूछा जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जब भी बेलन का आयतन आपसे पूछे, मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपसे पूछे, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर वॉल्यूम पूछा जा रहा है और उस वॉल्यूम में पाई की वैल्यू अगर आ रहा है, जैसे कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो भी हमारा ऑप्शन होगा वह 11 से डिविजिबल होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर पाई जो है वह कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 11 से डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है और ये चेक करना है कि क्या कौन सा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन है जो कि 11 से डिवाइड हो रहा है और यही इस सवाल का उत्तर है। लेकिन ये चीज़ें कब लगाना है? जब भी वॉल्यूम आपसे पूछे और उस वॉल्यूम में पाई की वैल्यू आना चाहिए। ऐसा मत है कि घन का आयतन अगर आपसे पूछ दे और आप उसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। घन के आयतन में कभी भी पाई नहीं आता है, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे गोला का आयतन पूछ दे, बेलन का आयतन पूछ दे, खोखला बेलन का आयतन पूछ दे, शंकु का आयतन पूछ दे, ऐसा करके कुछ भी अगर पूछता है तो उस दशा में आयतन से रिलेटेड कोई सवाल पूछे तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है। जो भी ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा वही हमारा उत्तर होगा। बाकी तरीके तो सबको पता ही है। आर की वैल्यू अपने को सवाल में दे रखा है 7 मीटर है, एच की वैल्यू हमें सवाल में दे रखा है 20 मीटर है, ऐसा ही सवाल में दिया गया है। 20 मीटर है हाइट, रेडियस जो है वह 7 मीटर है, हाइट 20 मीटर है, और क्या दे रखा है? कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो बेलन का आयतन जो होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। आज पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर कहने का मतलब 7 × 7, एच का मान कहने का मतलब 20 मीटर। ठीक है, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 22 दूना 440 हो जाएगा ना। ऐसा हो जाएगा। फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, सवाल में कहा है कि एक व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है, इसका विस्तरित रूप कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि एक फॉर्मूला ही है और इस फॉर्मूला को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, आप सबको अच्छे से पता होगा एक फार्मूला होता है a + b + c, इसका होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc अब प्लस ca। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन अपने सवाल में क्या किया गया है कि प्लस के जगह पर माइनस कर दिया गया है। मतलब अपने को जो चाहिए वो क्या चाहिए, वो देखिए, जो चाहिए उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, इन दोनों प्लस की जगह पर अगर मैं माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि अपने सवाल में वही चीज़ किया गया है कि नहीं, प्लस की जगह पे माइनस किया गया है। तो यहाँ अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -b - c, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a² + b² + c²। यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ac। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसका फॉर्मूला होता है ये। अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि 3a - 4b अब -2c इसका होल स्क्वायर कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो चलिए बस इसी फॉर्म में इसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा a² यानी कि 9 का स्क्वायर अब प्लस b² यानी कि 16b² अब प्लस c² यानी कि प्लस का 4c² अब माइनस का 2ab माइनस का 2ab यानी कि 4 × 12 दूना 24 माइनस का 24ab। ठीक, फिर हो जाएगा प्लस का bc प्लस का 2bc यानी कि 4 दूना 8 8 दूना 16 यानी कि 16bc। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ac माइनस का 2ac यानी कि 3 दूना 6 6 दूना 12ac। आप देखिए कौन सा ऑप्शन इस फॉर्म में लिखा गया है, ये ध्यान से देखिएगा। तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा, माइनस के 24ab। ठीक है, प्लस क्या 8bc माइनस के 24ab प्लस का 8bc प्लस के 12ac। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्वायर जो होगा वह 9a² + b² + c² माइनस 2ab + 2bc और माइनस का 2ac, यही होगा ना। देख लीजिए अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं पर अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो दूसरा ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल में दिया गया है
कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकती है, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष एवं 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में पूरा कर सकता है। 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे सवाल में कहा गया है कि जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं, जबकि 3 पुरुष एवं 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखिए ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप दोनों की इफिशियंसी निकाल दीजिए। दोनों में 3 कॉमन हो रहा है तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 10m प्लस 12f बराबर ये हो जाएगा 9m अब प्लस 15f। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से m रेशियो f बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए ये इधर माइनस हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? m रेशियो f जो होगा वह कितना हो जाएगा? 1:3 सॉरी 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा, है कि नहीं है? यानी m की वैल्यू जो होगा वह 3f के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से m की इफिशियंसी अगर 3 होगी तो f की इफिशियंसी जो होगी वह 1 होगी। मतलब अगर m एक निश्चित समय में 3 काम करेगा तो f जो होगा वह एक निश्चित समय में कितना काम करेगी? 1 काम करेगी। हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि बताइए 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। चलिए किसी भी एक इक्वेशन को ले लेता हूं मैं। ये इक्वेशन में ले लेता हूं जिस काम को 5 पुरुष एवं 6 महिलाएं, m की जगह पर आप क्या रख दीजिए? m की जगह पर आप 3 रख दीजिए, f की जगह पर आप कितना रख दीजिए? 1 रख दीजिए। जिस काम को 5 महिलाएं और 6 पुरुष 6 दिन में करता है उसी काम को 3 पुरुष m की इफिशियंसी 3 है एवं 2 महिला तो 2 और महिला की इफिशियंसी 1 है। उसी काम को 3 पुरुष और 2 महिला मिलकर कितने दिन में पूरा करेगी ये आपको बताना है। मैंने मान लिया x दिन में पूरा करेगी। तो ये भी टोटल वर्क दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 15 6 कितना होता है? 21। 5 या 15, 15 6 होता है कितना? 21। 21 गुना 6 अब बराबर ये हो जाएगा 9 और 9 2 11 गुने x, 11 गुने x यही हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 से आप कैंसिल इसको कर दीजिए। ये कितना था जी? ये था 6। कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं पे नहीं है ना? ठीक है, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है 11 से, अच्छा ऑप्शन जो है वह डेसिमल में दिया गया है, फ्रैक्शन में लिखा गया है। तो चलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 21 छक कितना होता है? 126 बट्टे 11। x का मान जो होगा वह कितना होगा? 126 बट्टे 11। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 126 बट्टे 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11.5 बट्टे 11, 11 गुने 11 121 अब प्लस 5 126 बट्टे 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी होगा, ये आपको बताना है। मतलब फ्री वाला 3 स्कीम दिया गया है, तो कौन सा स्कीम जो होगा वो सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद होगा किसी भी कस्टमर को, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। पहला जो योजना है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। पहला जो योजना है, योजना 1 देखिएगा, कहा है कि 5 खरीदोगे ना तो 3 मुफ्त मिलेगा। 5 की खरीद पर 3 में मुफ्त मिलता है। मतलब कुल 8 अगर खरीद रहे हो तो इस पर आपको 3 फ्री मिल रहा है। 3 कितना फ्री मिल रहा है? तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट जो हो जाएगा वह 3 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? 8 पे हो रहा है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो 3/8 कहने का मतलब होता है 37.5%। यानी कि पहले योजना पर इतने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 5 खरीदोगे तो 3 मुफ्त मिलेगा, यानी कि टोटल 8 पर 3 मुफ्त मिल रहा है। तो 3/8 कहने का मतलब होगा 37.5%। यानी योजना पहले योजना पर 37.5% का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। योजना 2 के बारे में दिया गया है
योजना 2 के बारे में दिया गया है कि 5 खरीदे और 6 पाए, मतलब कि अगर 5 खरीदोगे तो टोटल आपको 6 मिलेगा, यानी सिर्फ एक ही फ्री मिलेगा। 5 खरीदोगे तो सिर्फ एक फ्री आपको मिलेगा, मतलब ये कि कुल आपने 6 खरीदा है और उस पर आपको सिर्फ 1 का फ़ायदा हो रहा है। तो आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है? तो 1 का फ़ायदा हो रहा है किस पे? 6 पर। तो यहाँ पर 1/6 कहने का मतलब क्या होता है? 1/6 कहने का मतलब होता है 16 सही 2/3%, यही होता है। 1/6 कहने का मतलब होता है 16.2/3%, यानी यही ना लिखा हुआ है कि 5 खरीदे और 6 पाए, ठीक है। मतलब कि कुल अगर 5 खरीदते हो तो घर लेके जाओगे आप 6, मतलब 1 आपको फ़ायदा मिलेगा, 1 फ्री मिलेगा। तो 1 का फ़ायदा हो रहा है किस पे? 6 पे। तो 100 पे कितना होगा? 16.2/3%, यानी योजना 2 में हमें इतना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। योजना 3 जो है वह क्या दिया गया है? कहा योजना 3 में 10% और 5% की 2 क्रमिक बट्टा है। तो 10% और 5% 2 क्रमिक बट्टा है, मतलब कि अप्रॉक्स आप रख लीजिए कितना? 15.5%, इतना का प्रॉफिट होगा योजना 3 में। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा फायदा आपको कहाँ मिल रहा है? तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा फायदा हमें योजना 1 में मिल रहा है। और योजना 1 कहाँ पे दिया गया है? तो आप ध्यान से देखिएगा कहाँ पे दिया गया है? योजना 1 ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे ज़्यादा फायदा दे रहा है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ भी दूंगा ना तब भी योजना 1 के बराबर नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए 15 और 16 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को मिला भी दे लीजिए तो लगभग 32% होगा। और योजना 1 जो है वो अकेले 37.5% प्रॉफिट दे रहा है। तो योजना 1 जो होगा वो ज़्यादा फायदाकारी होगा, है कि नहीं? अगर कोई भी वस्तु अगर आप खरीद रहे हो उस पर अगर 37.5% का प्रॉफिट दे रहा है और बाकी पर अगर कम % का प्रॉफिट हो रहा है तो आपके लिए ज़्यादा फायदा कौन होगा? आपके लिए 37.5% जब प्रॉफिट हो रहा है तो वही आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, सवाल में दिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमसे पूछा जा रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर कैसा होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। नेचर का मतलब क्या होता है? ये मतलब ये कि इसमें जो डी की वैल्यू होगी, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वह या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। तो उस रूप में, उस दशा में इसके रूट्स जो होंगे उसका नेचर कैसा होगा ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व हम लोग करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप सबको अच्छे से पता है कि ax² + bx² + c बराबर 0, जहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। अपना जो सवाल दिया गया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपना, उस सवाल में दिया गया है कि 3x² प्लस 6x - 5 बराबर 0 है। आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर a की वैल्यू जो होगा वह 3 होगा, b की वैल्यू जो होगा वह 6 होगा और c की वैल्यू जो होगा वह -5 होगा। इतना बात अपने को पता है कि नहीं है? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए d की वैल्यू। जब तक आप d नहीं निकाल पाओगे तब तक ये नहीं पता कर सकते हो आप कि इसका नेचर कैसा होगा। डी मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस क्रिएट करता है। जब तक आप डी की वैल्यू आप नहीं पता कर पाओगे तब तक आप इस इक्वेशन के बारे में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो चलिए डी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। चलिए मैं मान लेता हूं कि अगर b² - 4ac है, जहां पर b की वैल्यू जो है वह 6 है, c की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 3 है। तो b का मान जो होगा वह होगा b का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। -4 a का मान कितना है? 3 है और c की वैल्यू जो है वह -5 है, तो ये हो जाएगा +5, है कि नहीं? गुना ये हो जाएगा, a की वैल्यू जो है वह 3 है। तो ये क्या मिल रहा है आपको? ये मिल जाएगा कितना? 5 होगा 20, 20 तिया 60, 60 अब +36 कितना हो जाएगा? 60 अब +36 हो जाएगा 96, यानी कि 96। यानी इसका मान जो है वह कितना आ रहा है? 96 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इसका मान जो है यानी कि b² - 4ac की वैल्यू जो है वह 0 से बड़ी आ रही है, यानी इसका वैल्यू जो है वह किससे बड़ा आ रहा है? यानी कि d की वैल्यू जो है वह 0 से बड़ा आ रहा है। d की वैल्यू जो है वह 0 से बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा ये आप बताइए। यहाँ पर देखिए 3 रूट्स के नेचर होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। 3 रूट्स के नेचर होते हैं। पहला रूट्स का नेचर क्या होता है?
अगर डी की वैल्यू, ध्यान से देखिए, अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो उस दशा में दोनों रूट्स जो होंगे वह इक्वल होंगे, यानी x की जो दोनों वैल्यू होगी वह समान होगी, यानी कि x के दोनों मान मूल जो होंगे वह समान होंगे, मूल समान समान एवं वास्तविक होगा, एवं वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या मैंने इसको सही लिखा है, वास्तविक, देख लीजिएगा, मूल समान एवं वास्तविक होगा। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गया, अगर d का मान, इस d का मान 0 के बराबर आ जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के दोनों वैल्यू जो होंगे वह समान होंगे, लेकिन x का जो मान होगा वह क्या होगा? वास्तविक होगा, काल्पनिक नहीं होगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अगर d का मान, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, सॉरी, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू d से बड़ा हो जाए, अगर सेकेंड केस में क्या होता है कि d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाए तो मूल जो होगा वह भिन्न होगा, मूल जो होगा वह असमान होगा, असमान होगा। लेकिन इसकी प्रकृति जो होगा, रूट्स के जो नेचर होंगे वह कितना होगा? रूट के जो नेचर होंगे वह अभी भी वास्तविक ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो मूल जो होगा, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो वैल्यू होगा वह अलग अलग आएगा, लेकिन उसकी जो नेचर होगा, x की जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? रियल होगा, वास्तविक होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। तीसरा केस होता है, तीसरा जो केस होता है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो मूल तो असमान ही होगा, मूल जो होगा वह असमान होगा, मूल असमान होगा, लेकिन इसके रूट्स का जो नेचर होगा, x की जो वैल्यू होगी वह इमेजिनरी हो जाएगी, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। कब? जब d की वैल्यू जो है वह 0 से छोटी हो जाए, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो जाए तो उस दशा में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, x की जो वैल्यू होगी वह अलग अलग होगी, लेकिन उस x का मान जो होगा वह इमेजिनरी होगा, अवास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो अपने सवाल में क्या आया था? d का मान जो आ रहा है वह 0 से बड़ा आ रहा है, तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है तो उसके रूट्स जो होंगे वह क्या होंगे? असमान होगा, डिफरेंस होगा, यानी कि रूट्स जो होगा, मूल जो होगा वह असमान होगा, लेकिन उस रूट्स की जो प्रकृति होगा, उस रूट्स के जो नेचर होंगे वह वास्तविक होंगे। तो देखिए कौन सा उत्तर आ रहा है? मूल असमान एवं वास्तविक, मूल असमान एवं वास्तविक, ऑप्शन नंबर मूल, वास्तविक और असमान। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। सवाल में दिया गया है जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात अगर 3:4 है तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा? ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सवाल में हमसे क्या कहा है कि जब तो दो तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को अगर प्रतिच्छेदित करती है तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 होती है, तो दूसरे तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा? ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन का नेचर कैसा है वो देखिए। 3 पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, 3 समानांतर रेखा। अगर इस 3 समानांतर रेखा को, इस 3 पैरेलल लाइनों को अगर 2 ट्रांसवर्सल लाइन, 2 तिर्यक रेखा अगर इस प्रकार से इसको अगर ऐसे प्रतिच्छेद करती है तो इसके एक प्रतिच्छेदी रेखा जो है वह अगर इस समानांतर रेखा को, अगर इसके अंतःखंड कहने का मतलब इसके अंदर जो दो ये टुकड़ा बन रहा है, ये वाला टुकड़ा और ये टुकड़ा, अगर इन दोनों टुकड़ा का अनुपात A:B है, A:B बन रहा है, तो ये जो दूसरी तिर्यक रेखा इन तीनों समानांतर रेखाओं को काटेगी, इन तीनों समानांतर रेखाओं को अगर काटती है तो इस तिर्यक छेदी रेखा का अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा? ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है।
देखिए कितनी भी प्रतिच्छेदी रेखा हो, इधर मैं आगे बढ़ा देता हूँ, जैसे मान लीजिए सारी तीनों समानांतर रेखा है और अगर इसको आप मान लीजिए 3-4 प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे इसको अगर काट रही है, तो जो रेशियो इस अंताखंड का होगा वही रेशियो इस अंताखंड का भी होगा, वही रेशियो इस अंताखंड का भी होगा और वही रेशियो इस अंताखंड का भी होगा। अंताखंड कहने का मतलब होता है ये वाला वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा वह अंताखंड होगा, यानी इसका रेशियो अगर a अनुपात b है तो इसका रेशियो भी a अनुपात b होगा, इसका रेशियो भी a अनुपात b होगा और इसका रेशियो भी 1 अनुपात a रेशियो b हो जाएगा। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अगर इस अंताखंडों का अनुपात a अनुपात b है तो इस समानांतर रेखाओं को कितनी भी प्रतिच्छेदी रेखा अगर काटेगी तो उन सारी प्रतिच्छेदी रेखा का जो अंताखंडों का अनुपात बनेगा वह भी a रेशियो b ही बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सवाल में कहा है कि इस अंताखंड का अनुपात जो है वह 3:4 है। तो ये जो तिर्यक छेदी रेखा, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन दूसरी जो तिर्यक रेखा इस समानांतर रेखा को काट रही है, तो इसके अंताखंडों का अनुपात कितना होगा, तो ये भी होगा 3:4। ये सवाल का उत्तर है कि नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, बस ये एक थ्योरम है। थ्योरम के तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रखनी है आपको, बाकी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि जब वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है, यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए जब भी कॉस्ट प्राइस समान हो, जब भी कॉस्ट प्राइस सेम हो और सेलिंग प्राइस अलग अलग हो, जब किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर x% की प्रॉफिट हो और उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर ही उसे x% का अगर लॉस हो रहा हो, तो उस दशा में जो CP होता है वह दोनों सेलिंग प्राइस के एवरेज का इक्वल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। जब भी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेम हो, यानी कि क्रय मूल्य समान हो और विक्रय मूल्य अलग अलग हो, जब किसी वस्तु को इतना में बेचने पर उसे x% का प्रॉफिट हो और इतने में बेचने पर x% का ही अगर लॉस हो रहा हो, तो उस दशा में जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य जो होता है, वह दोनों विक्रय मूल्य के एवरेज के बराबर होता है, औसत के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि नहीं है। जैसे ये कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट केस में उसे प्रॉफिट हो रहा है, फर्स्ट केस में उसे प्रॉफिट हो रहा है और सेकेंड केस में उसे उतने का ही लॉस हो रहा है, सेम परसेंटेज वैल्यू सेम है। तो देखिए प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है, यानी जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो, कॉस्ट प्राइस छोटी हो, तो उस दशा में हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब SP1 माइनस CP है कि नहीं है, तो ये जो होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और हानि कब होता है, लॉस कब होता है, लॉस होता है जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाए, विक्रय मूल्य कम हो जाए, तो उस दशा में हमें लॉस होता है। मतलब CP माइनस SP2 हो जाएगा, तो ये जो होगा वो हमारा लॉस होगा। तो दोनों प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस जो है वह दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो यहाँ से आप देखिए इस CP को इधर लाइए, इसको आप इधर लाओगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2CP अब बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, SP1 अब प्लस SP2 हो जाएगा। तो यहाँ से CP की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, SP1 अब प्लस SP2/2, यानी कि क्रय मूल्य जो आ रहा है वो दोनों विक्रय मूल्य के एवरेज के इक्वल आ रहा है, औसत के बराबर आ रहा है। तो बस ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग हो, और उस मतलब कि एक को इतने में बेचने पर x% का प्रॉफिट हो और इतना में बेचने पर x% का ही लॉस हो रहा हो, तो उस दशा में जो CP होता है वह दोनों विक्रय मूल्य के एवरेज के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से इस सवाल में अपने को दिया गया है जो SP1 जो है सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो है वह 1920 दिया गया है। SP2 जो है वो सवाल में हमें दे रखा है 1500 दिया गया है। तो यहाँ से आप बताइए CP बराबर क्या होगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 1920 अब प्लस 1500/2 हो जाएगा, ये हमारा CP हो जाएगा। तो यहाँ से आप CP को कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा 1500 अब प्लस 1920 कितना हो जाएगा, ये हमारा 1500 3000, ठीक है, यानी कि 3420 को
अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा आपको 1710, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य जो होगा वह 1710 होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 10% का प्रॉफिट होना है तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो एसपी निकालने के लिए इसका 11/10 निकाल दीजिए, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है 11/10, 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 11/10। तो 1710 का 11/10 निकाल दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 171 को 11 से जब आप गुना करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। तो देखिए कोई ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वह 1881 रुपया हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उस गोले का व्यास कितना होगा, उस स्फेयर का डायमीटर कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिएगा एक स्फेयर है, उस स्फेयर का वॉल्यूम हमें सवाल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, स्फेयर का वॉल्यूम आपको दिया गया है, गोले का आयतन, ध्यान से देखिएगा स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वह होता है 4π/3 इंटू आर की क्यूब, है कि नहीं है। और इस गोले का आयतन अपने को सवाल में दिया गया है 36 पाई घन सेंटीमीटर, पाई घन सेंटीमीटर है। तो इसको यूनिट को आप हटा दीजिए, ठीक है। जो रेडियस हमें मिलेगा वो सेंटीमीटर में आएगा। देखिए पाई से पाई को ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जो होगा 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 9 बार में। तो 9 तिया 27 होगा, यानी आर क्यूब की वैल्यू जो होगा वह आपको मिल जाएगा 27। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब अगर आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और अपने को चाहिए 2r मतलब कि डायमीटर यानी कि व्यास चाहिए, तो यहाँ से 2r की वैल्यू जो होगा वह 6 सेंटीमीटर होगा, और यही सवाल का उत्तर है। गोले का आयतन होता है 4π/3 आर की क्यूब, जहाँ आर बराबर उस गोले की त्रिज्या यानी कि स्फेयर का रेडियस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 सवाल में दिया गया है, ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करता है और वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए एक साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात कितना होगा, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए टाइम का जो रेशियो है सवाल में हमें दिया गया है, टाइम का जो रेशियो है वह सवाल में दिया गया है 14 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने। सबको आप हाफ कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 3:6:7, यानी कि टाइम का जो रेशियो है वह 3:6:7 है। मैं दे रखा था ना, टाइम की वैल्यू जो है वह 6 मंथ था, 12 मंथ था और 14 मंथ था। तो सबसे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो टाइम का रेशियो जो होगा वह 3:6:7 हो जाएगा। जबकि इसके लाभों का अनुपात, प्रॉफिट का जो रेशियो है, लाभ का अनुपात अपने को सवाल में दिया गया है कितना है, लाभ का अनुपात जो है वो हमें सवाल में दिया गया है 5:4:7 है, 5:4:7 है। हमसे पूछा जा रहा है पूंजी का अनुपात क्या होगा, इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो आप क्या करो कि प्रॉफिट रेशियो को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो, प्रॉफिट रेशियो को अगर आप टाइम से डिवाइड करोगे तो पूंजी का अनुपात मिलेगा। क्या होगा कि लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है समय और पूंजी का गुणनफल, लाभ बराबर होता है समय और पूंजी का गुणनफल। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पूंजी, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो अपने को चाहिए, तो पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ अब बट्टे समय, यही हो जाएगा। अभी मैंने आपको कहा कि आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो अगर मैं टाइम के रेशियो को, अगर मैं प्रॉफिट के रेशियो को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा, पूंजी का अनुपात मिल जाएगा। तो चलिए प्रॉफिट रेशियो को आप टाइम के रेशियो से डिवाइड कीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 5/3 अनुपात 4/6 अनुपात 7/7, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबका एलसीएम आप ले लीजिए, नीचे वाला जो नंबर है उन सब का एलसीएम जो हो जाएगा वह कितना होगा, 42 हो जाएगा। 3, 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इसको आप 42 होगा, 6 7 42 चेक 42, ठीक है 42 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए 14 तिया 42 और 14 5 70, ये हो जाएगा 70 अनुपात 6 से इसको काटोगे 7, 7 चौका 28, ये हो जाएगा 7 6 42
6 सत्ती 42, यही हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए सब में 14 कॉमन आ रहा है, तो 14 25 70, 14 दूना 8, 14 तिया 42। तो इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा, पूंजी का अनुपात जो होगा वह होगा 5:2:3, 5:2:3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है एक डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से किसका मान बराबर होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए ये सवाल सिर्फ ग्रुप डी में ही नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि सीजीएल मेंस में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर कोई भी सवाल अगर ग्रुप डी में आ रहा है तो उसको आप इस नज़रिए से मत देखिए कि वो ग्रुप डी में आया है कि नहीं। ऐसे सवाल आपको सीजीएल के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। हमसे पूछा जा रहा है कि एक नंबर लिखा गया है प्रोडक्ट के फॉर्म में, और पूछा जा रहा है कि इसी का मान किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो बस ऐसे सवालों में बस हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, जो सवाल दिया गया है इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है 6124, 6124.8, ऐसा ही लिखा गया है 6124.8 गुना 625.5 गुना 625.5 गुना आगे लिखा गया है 0.0043, 0.0043। इसका मान जो होगा वह किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो पहला तो तरीका ये है कि ऐसे सवालों में सिर्फ आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में देखना है। तो देखिए 4 डिजिट यहाँ आया है, 1 डिजिट यहाँ और 1 डिजिट यहाँ आ रहा है। तो डेसिमल के बाद कुल कितने डिजिट्स आना चाहिए, तो 6 डिजिट्स आना चाहिए। आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन डेसिमल के बाद 6 डिजिट दे रहा है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर 4 + 2 6, 6 3 9, यानी कि 9 डिजिट्स बन रहा है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में कितने डिजिट डेसिमल के बाद बन रहे हैं, तो 3 डिजिट्स प्लस 3 डिजिट, यानी कि 6 डिजिट्स बन रहा है। यानी कि ऑप्शन बी में, अगर ऑप्शन बी को ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी में जो रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है 61.248 इंटू आगे लिखा गया है 6255 इंटू आगे लिखा गया है क्या, आगे लिखा गया है 0.043, ऐसा ही लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या डेसिमल के बाद 6 डिजिट आ रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर एक भी डिजिट नहीं है, और यहाँ पर भी 3 डिजिट आ रहा है। तो मतलब कि 6 डिजिट आ रहा है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी के ऑप्शन को देखिएगा, अगर ऑप्शन सी को देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 5 डिजिट्स आ रहे हैं, है ना, सिर्फ 5 डिजिट आ रहे हैं। 3 डिजिट, एक 4 डिजिट, सॉरी 2 1 3 3 2 5, हाँ ऑप्शन सी में सिर्फ 5 डिजिट आ रहा है डेसिमल के बाद। ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट आ रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक और तरीका है, आप एक तरीके से और सोच सकते हो। आप सोचिएगा ज़रा ध्यान से, उसको जो अभी मैं मेथड बता रहा हूँ उसको आप बिना पेन पेपर चलाए आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी पेन पेपर चलाने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे बेस्ट मेथड है। एक तरीका और है, आप सोचिएगा हमें जो रिजल्ट दिया गया है यह इतना गुना इतना गुना इतना। अब इसी का अगला फॉर्म दिया गया है ऑप्शन में कि इसी की वैल्यू जो होगा वह किसके बराबर होगा, ये आपको पता करना है। अब जैसे कि ऑप्शन नंबर बी ही है, तो इसी पर मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि यह हमारा उत्तर क्यों होगा। दूसरा मेथड वो देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इधर से चलता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया वो है डेसिमल 0043, है कि नहीं है। और ऑप्शन अपना जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें दिया गया है 0.043। मतलब ये कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब ये नंबर हमारा बन गया है 0.43, है कि नहीं है। अब अगर इसमें हमने अपने मन से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट हमारा सेम ही रहे, तो हमें इसको 10 से डिवाइड करना होगा, तभी हमारा रिजल्ट सेम होगा, यानी कि उसके रियल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे x y बराबर 100 है, मतलब मान लीजिए कि कोई भी दो नंबर है 20 गुने 25, कुछ भी, जैसे 20 गुने 5 बराबर 100 है। अभी मैं चाहता हूं कि अभी जो दो संख्या मिलेगा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल अभी भी 100 ही रहे, लेकिन इसमें से मैं क्या करता हूं कि 20 को मैं आधा कर देता हूं, अगर 20 को मैंने आधा किया है
तो इस 5 को हमें 2 गुना करना पड़ेगा, तभी दोनों का गुणनफल जो होगा वह फिर से 100 के बराबर हो पाएगा। तो यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 0.0043 है और ऑप्शन में 0.043 है, मतलब इसमें 10 से जब मल्टीप्लाई किया होगा तब जाकर ये नंबर हमारा बना होगा, है कि नहीं। अब अगर इस नंबर में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो सेकेंड जो नंबर आएगा उसमें से इन दोनों में से किसी एक को हमें 10 से डिवाइड करना होगा, तभी हमारी रियल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो देखिए ये लिखा गया है 625.55 और यहाँ पर लिखा गया है 6255, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, मतलब इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किया गया है तब जाकर ये नंबर मिला है। मतलब हमें 100 से यहाँ तक आने में कुल मिलाकर 100 से गुना किया गया है। तो इस नंबर को हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इसके रियल वास्तविक मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक में हमने अगर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो निश्चित तौर पर इस नंबर को हमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो जब इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल यहाँ पर ना रह के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर बी। यानी जितना नंबर से आपने इधर मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से इधर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि उसके वास्तविक मान पे कोई प्रभाव न पड़े। तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये डेसिमल जो है, यानी इन दोनों नंबर को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ये रिजल्ट मिला है, ये वाली वैल्यू मिला है। तो इस नंबर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेसिमल यहाँ पर ना आके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल था, यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, कहा है कि एक डाटा दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है माध्यिका क्या होगा। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि जो डाटा दिया गया है उन सारे डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम लोग लिखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, नंबर लिखा गया है 11, 16, 33, 15, 21, 18, 71, 75, 22, 17। ठीक है, सबको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं। तो सबसे छोटी संख्या पहले 11 आएगा, फिर सबसे छोटी संख्या क्या है, 15 है। ठीक है, 15 है, फिर सबसे छोटी संख्या 16 है, और फिर 17 है, फिर 18 है, और फिर क्या है, 19 नहीं है, 20 है। 20 है क्या, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, तो 22 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये आगे जा रहा है। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए माध्यिका का मतलब होता है एक तरह से औसत ही होता है। माध्यिका मतलब कि बीच वाली दो संख्या को पकड़िए, अगर नंबर ऑफ सम, मतलब ये जो डाटा दिया गया है इस डाटा में जो संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके, अगर n की वैल्यू अगर इवन आ रहा है तब जो हमारा माध्यिका होगा वो बीच के दोनों संख्याओं को जोड़कर आप 2 से भाग कर दीजिएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू ओड आ गई तब तो बीच वाली संख्या ही हमारा माध्यिका कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर आप जोड़ोगे ना तो n की वैल्यू जो हो रहा है वह कितना हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी n की वैल्यू जो हो रहा है वो हमारा 10 आ रहा है, मतलब कि इवन हो रहा है। तो अगर n की वैल्यू इवन आ रहा है तो माध्यिका जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, माध्यिका जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस b, a प्लस b बटे 2, यानी बीच की दोनों संख्या को आपको पकड़ना है, बीच की दोनों संख्या को आपको पकड़ना है। इधर से देखिए बीच की दोनों संख्याएं कौन सी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब अंकों का योगफल जो है वह नंबर ऑफ टर्म जो है वह 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है तो इधर भी 4 होगा और बीच में 2 संख्याएं होंगी, तब हो जाएगा नंबर जो ऑफ टर्म जो होगा n की वैल्यू जो होगा वह 10 हो पाएगा। तो बीच में ये दोनों संख्या आएगा तो इन्हीं दोनों का औसत जो होगा वह माध्यिका कहलाएगा। तो 18 जोड़ 22 जो हो जाएगा, इसको 2 से आप डिवाइड कीजिए तो 22 प्लस 18 होता है कितना, 40। 40 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो रिजल्ट मिलेगा 20, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी जो माध्यिका होगा वह 18 से बड़ा होगा और 22 से छोटा होगा, तो हमारा उत्तर होगा अब 20। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है और बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। ए बी और सी की आयु का योगफल 42 वर्ष है, तो ए और बी के आयु का योगफल कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले रेशियो को बैलेंस कर दीजिए, अनुपात को समान कर दीजिए। कैसे, वो देखिए ए बी सी, रेशियो को सबसे पहले हमें बैलेंस करना है, सेम नहीं करना है। कहा है
कि ए की जो आयु होगी ना वह बी से दोगुनी होगी और बी की जो आयु होगी वह सी की आयु का 1/3 होगा। तो अगर सी की आयु 3 है तो बी की आयु इसका 1/3 यानी 1 हो जाएगा और ए की जो आयु होगा वह बी से दोगुना होगा और अगर बी की आयु 1 है तो ए की आयु जो होगा वह 2 हो जाएगा। ऐसा सवाल में दिया गया है। ठीक है, कहा यदि इन तीनों के आयु का कुल योगफल 42 वर्ष है तो ए और बी के आयु का योगफल क्या होगा। आप अब यहाँ से बताइए कि इन तीनों के आयु का योगफल अनुपात में कितना हो रहा है। तो 3 1 4 4 2 6, यहाँ से इन तीनों के आयु का योगफल अनुपात में 6 हो रहा है, लेकिन वास्तव में 42 दे रखा है। अनुपात 6 का मान अगर 42 है तो 1 का मान अगर 7 होगा तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के आयु का योगफल कितना होगा, यानी अनुपात 3 का मान कितना होगा। तो 21 वर्ष हो जाएगा। ए और बी के आयु का योगफल जो होगा वह 21 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक बार वाली वैल्यू है, एक डेसिमल में नंबर लिखा गया है, नंबर है 0.424। 24 पे बार लगाया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में लिखें, तो p/q का मान क्या होगा, जहाँ पर p और q इंटीजर नंबर होगा और q की वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मान क्या होगा, मतलब कि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि ये जो इस 2 संख्या पे बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये जो होता हुआ इसे हम लोग रेकरिंग लाइन कहते हैं, है कि नहीं है। इसको हम लोग हिंदी में बार भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है वो देखिए, 0.424 पे बार लगा हुआ है कि नहीं है। तो इस 24 पर बार लगने का मतलब हुआ है कि जिस नंबर पर बार लगा हुआ है वो नंबर बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम इसको बार कहते हैं। जैसे 24 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये 24 बार बार आ रहा है, अनंत टाइम आ रहा है, 24 ऐसे ये चलता आ रहा है। तो इसी को शांत करने के लिए, यानी कि पहली बार जब ये रिपीट होगा उसी पे हम लोग बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि 24 जो है वह बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसी का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं वो देखिए, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर को अपने मन से लिख दीजिए। तो डेसिमल के बाद 424 है तो इसको लिख दीजिए 424। अब ध्यान दीजिए कि जिस नंबर पर, डेसिमल के बाद जिस नंबर पर बार नहीं लगा है उसको टोटल में से माइनस कर दीजिए। तो देखिए टोटल 424 है, 424 है और इन दोनों पे बार लगा हुआ है लेकिन इस पे बार नहीं लगा है, तो इसको इसमें से हमें माइनस कर देना है। और बट्टे में जितना पर बार लगा है उतना 9 की संख्या, तो 2 संख्या पर बार लगा हुआ है तो 9 जो होगा वह 2 बार आएगा। और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उतना 0 आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है तो नंबर ऑफ 0 जो होंगे वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। 424 में से 4 घटाओगे तो 420 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 990, है कि नहीं। अब देखिए 3 दोनों में से कॉमन हो रहा है, 3 हो रहा है ना, 3 अगर कॉमन हो रहा है तो 3 से अगर इसको आप काटते हो, अच्छा 0 से तो 0 खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। 3 से अगर काटते हो तो 14 तिया 42 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 33, 14/33 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं उम्मीद करूंगा अच्छे से सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। 17 को कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट्स ऑफ रूट कितने होंगे, यानी कि मूलों का गुणनफल कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। मूलों का गुणनफल कितना होगा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 3x² प्लस -13x प्लस 6 माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा। तो देखिए मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है C बाय ए। C कहने का मतलब ये होता है कांस्टेंट, C कहने का मतलब ये वैल्यू, ये जो होगा वह B होगा और ये जो होगा वह A हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि A की वैल्यू जो है वह 3 है, B की वैल्यू -13 है और C का मान जो है वह 6 है।
तो हमसे पूछा जा रहा है इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल कितना होगा, यानी मूलों का गुणनफल जो होता है वह c/a होता है। तो c की वैल्यू जो है वह 6 है, a का मान जो है वह 3 है, तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 2 और यही सवाल का उत्तर है। यानी इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल जो होगा वह 2 होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को सवाल में दिया गया है कि यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो बताइए घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा, हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे सवालों में डी की जो वैल्यू होता है, डी बराबर जो होता है वह होता है S1 इंटू S2, यानी कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू टाइम, है कि नहीं है। अब बट्टे में होता है दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी कि S1 माइनस S2। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि नहीं है। बाकी ट्रेडिशनली भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जा रहा है तो बस इसी थ्योरम का यूज हमें करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। स्पीड 1 क्या दिया गया है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 2 क्या दिया गया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम क्या दिया गया है? टाइम जो है वह कितना है? टाइम जो है वह कितना दिया गया है? तो टाइम जो है वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है एवं 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब टाइम जो लग रहा है 20 मिनट देरी से और 20 मिनट पहले। तो जब देरी से और पहले पहुंचे, मतलब एक केस में पहले और दूसरे केस में देरी से पहुंचे, तो उस दशा में दोनों टाइम को ऐड कर देते हैं। तो 20 मिनट अब प्लस 30 मिनट यानी कि 50 मिनट, और 50 मिनट को घंटा में अगर आप चेंज करोगे तो 5/6 घंटा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यानी इतना मिनट को, 50 मिनट को हम लोग इतना घंटा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 5/6। ठीक। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे तो नीचे हो जाएगा कितना? 1 ही हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व करना है। 3 दूना 6, 2 से इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 5 दूना 10, यानी कि डी की जो वैल्यू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं है इस सवाल में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है 36 संख्याओं का माध्य जो है वह 42 है। ठीक है, 36 संख्याओं का माध्य 42, मतलब 36 संख्याओं का औसत जो है वह 42 है। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूक बस 41 पढ़ दिया गया। ठीक है, तो दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए, सही औसत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 अंक तक। ठीक है, देखिए अगर 36 संख्याओं का माध्य अगर 42 है तो 36 संख्याओं का औसत जो होगा, 36 संख्याओं का, ध्यान से देखिए, यदि 36 संख्याओं का एवरेज जो है वह 42 है तो 36 संख्याओं का योगफल जो होगा वह 36 गुना 42 होगा। इतना बात अपने को पता है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए कि अगर 36 संख्याओं का औसत अगर 42 है, और क्या हो जाता है कि, और ये हो जाता है कि इस 36 संख्या में से एक संख्या को 47 के जगह पर 41 पढ़ लिया गया, यानी एक्चुअल में 47 था लेकिन पढ़ लिया गया कितना? पढ़ लिया गया 41, यानी कि कितना कम पढ़ लिया गया? तो आप कहोगे 6 कम पढ़ लिया गया, यानी कि 6 और बटना चाहिए था 36 में, लेकिन ये 6 कम पढ़ा है, 6 कम बटा है 36 में। तो इस रूप से, तो इस तरीके से 36 संख्याओं का औसत 42 हो रहा है। अगर ये 6 संख्याएं 36 में और बट जाए तब जो होगा औसत क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए इस 6 को अगर आप 36 में बांटोगे तो कितना होगा? 6/36, यानी कि डेसिमल वैल्यू जो होगा वह 1/6 होगा। और 1/6 कहने का मतलब होता है 1.6666, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.17, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एवरेज में जो वृद्धि होगी वह इतने दशमलव की होगी। अगर सभी संख्याएं समान होती तो औसत में इतने की और परिवर्तन होता है कि नहीं है। तो नया औसत जो हो जाएगा, नया औसत जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? नया औसत बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 और प्लस 0.17, यानी कि 42
0.17 हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत सारे लोग इसी को डिविएशन मेथड कहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे को डिविएशन के बारे में तब पता चलता है जब वो कंपटीशन लाइन में आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अपने छठे सातवें कक्षा में पढ़ लिया होगा। डिविएशन यानी कि जो विचलन मेथड होता है, कर्म संचयी मेथड होता है, ये सारे मेथड आपने बचपन में ही पढ़ लिया है। लेकिन 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं, 95% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको डिविएशन के बारे में जब वो कंपटीशन लाइन में आते हैं तब पता चलता है ना। हो सकता है आपको भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ध्यान कीजिए कि 7वीं और 8वीं कक्षा में आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि इस डेविएशन मेथड को आपको बचपन में भी पढ़ाया गया था, लेकिन वहाँ पर आपने कितना पढ़ाई किया था वो आपको अच्छे से पता होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिएगा, एक बार दिया गया है, एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हमसे क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। सवाल को पढ़िए। सवाल में कहा है, यदि परीक्षा 1, परीक्षा 2 और दोनों परीक्षाओं के लिए पूर्णांक 80, मतलब परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों परीक्षाओं के लिए पूर्णांक अगर 80 है और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक अगर 100 है, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए और सी के प्राप्तांकों में कितने प्रतिशत का अंतर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि एबीसी में कुल कितने प्राप्तांक हैं, कुल कितना प्राप्तांक है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। यानी कि कुल कितने अंक का परीक्षा हुआ था ये आपको पता करना है। तो कहा है कि ए और बी का जो मार्क्स जो है वह 80-80 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी का जो मार्क्स है वह 80-80 मार्क्स है। ठीक है, ए और बी का जो मार्क्स है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल मार्क्स निकालना चाहते हैं। तो टोटल मार्क्स जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो टोटल मार्क्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा, चूँकि ए में भी 80 मार्क्स का परीक्षा हुआ है और बी में भी 80 मार्क्स का परीक्षा हुआ है, एवं सी में कुल 100 मार्क्स का परीक्षा हुआ है। तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो कितना हो जाएगा, तो टोटल कितने मार्क्स का परीक्षा हुआ है ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। मैं सबसे पहले ये मैं जानना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80-80 160 प्लस 100 यानी कि 260, कुल इतने अंकों का परीक्षा हुआ है कि नहीं है। अब ABC को आया कितना है इतने में से, ये आपको पता करना है। देखिए कहा है कि फर्स्ट टेस्ट में, यानी ये जो टेस्ट 1 का मार्क्स है, ये टेस्ट 1 का मार्क्स है, ये टेस्ट 2 का मार्क्स है और ये जो है वह टेस्ट 3 का मार्क्स है। ऐसा सवाल में दिया गया है। सवाल में कहा है कि ए को टेस्ट 1 में कितना मार्क्स मिला है। ए को टेस्ट 1 में 45 मार्क्स मिला है, टेस्ट 2 में कितना मिला है, 50 मार्क्स मिला है, और सी में कितना मार्क्स मिला है, तो सी में 75 मार्क्स मिला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने मार्क्स हुए ये आपको बताना है। तो कुल मिलाकर मार्क्स हो गए, कितना हो गया, 50 प्लस 45 प्लस ये हो जाएगा 95 अब प्लस 75 यानी कि 170 मार्क्स इसको कुल मिलाकर आया है। बी को कुल कितना मार्क्स आया है ये आपको बताना है। तो पेपर 1 में ए को इतना मिला था, पेपर 2 में इतना मिला था और पेपर 3 में यानी टेस्ट 3 में 75 मार्क्स मिला था ए को। बी को कितना मार्क्स मिला है, बी को पेपर 1 में कितना मार्क्स मिला है, तो बी को 30। अच्छा, किसका मान हमसे पूछा जा रहा है, बी का या सी का? सी का मान पूछा जा रहा है, तो बी की वैल्यू आप नहीं निकालिए, जिसका मान हमसे पूछा जा रहा है उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए, सी का मार्क्स कितना होगा, तो सी को पेपर 1 में 40 मार्क्स मिल रहा है, यानी कि सी को पेपर 1 में 40 मार्क्स मिल रहा है। पेपर 2 में कितना मार्क्स मिल रहा है, 45 मार्क्स मिल रहा है, एवं पेपर 3 में सी को कितना मार्क्स मिल रहा है ये बताइए। तो पेपर 3 में सी को 65 मार्क्स मिल रहा है। तो सी को कुल मिलाकर कितना मार्क्स मिला है ये आपको बताना है। तो ये 85 अब प्लस 65 कितना हो जाएगा, 85 अब प्लस 65, ये हो जाएगा 0, 8 6 14 14 1 15, यही होगा ना 150, यानी कि सी को कुल मिलाकर 150 मार्क्स मिला है। हमसे पूछा जा रहा है कि ए को सी से कितना प्रतिशत अधिक मार्क्स मिला है। तो यहाँ पर आप देखिए, ए को 150 मार्क्स मिल रहा है और सी को ए को 170 मार्क्स मिल रहा है और सी को सिर्फ 150 मार्क्स मिल रहा है, यानी ए को कितना अधिक मिल रहा है, 20 मार्क्स अधिक मिल रहा है। कितने पर, 260 पर। चूंकि दोनों के लिए समान मार्क्स होंगे, सभी के लिए परीक्षाएं जो होगी वह समान अंकों की होगी, तो बस इसी का परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
2 से 13 कैंसिल हो जाएगा। 100 को 13 से डिवाइड कीजिए तो 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, होगा कि नहीं। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 7.69%। 69% ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि ए को सी से कितना प्रतिशत अधिक मार्क्स मिला है, अधिक मार्क्स मिला है, 7.69% अधिक मार्क्स मिला है। ये इस सवाल का उत्तर है कि नहीं है। दोनों एक ही जगह पर परसेंटेज वैल्यू मत निकाल दीजिए, यानी कि पहले ए की परसेंटेज मत निकाल लीजिए फिर सी की परसेंटेज मत निकाल लीजिए, परसेंटेज से कंपेयर मत कीजिए, नहीं तो फंस जाओगे। आपको पहले आप दोनों का टोटल मार्क्स निकाल लीजिए, फिर वहाँ से आप डिफरेंस निकाल के परसेंटेज वैल्यू आसानी से पता कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 की और हम लोग चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 कहा है, एक नंबर है 3 की पावर 2, यहाँ पे देखिएगा 3 की पावर 2 का पावर 3 है, ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 का पावर 2 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसको सरलीकृत कीजिए, यानी इसका मान कितना होगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी ब्रैकेट के ऊपर कोई भी पावर हो, यानी कि यहाँ पर भी कोई पावर हो और ब्रैकेट के ऊपर भी कोई पावर हो, तो उस दशा में सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, अब प्लस ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर 3 दूना 6। अब इसी की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। वो कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए। 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, इसका मान तो कितना होता है, ये तो 64 हो जाएगा। अब इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। 3 का पावर 5 जो होता है वह 343 होता है, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 जो होता है वह 343 होता है, और 3 का पावर 6 जो होगा वह कितना होगा, तो 341 में अगर मैं, अच्छा एक चीज़ बताइए, 81 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 343 मिलता है, 8 3 एकम 3, 8 तिया 24, 243 मिलता है ना। 3 के पावर 5 जो होता है वह 243 होता है कि 343 होता है। यहाँ पर 2 की पावर 5 जो होता है वह 243 होता है, ठीक है। 243 को फिर से 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 9, 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, 3 दूना 6, 6 1 7, यानी कि 729। 3 की पावर 6 कहने का मतलब होगा 729। 729 को 64 के साथ अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 3 मिल रहा है। देखिए कोई ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 3 बन रहा हो तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 793। वैसे भी 59 में अगर 64 ऐड करोगे तो 793 मिलेगा दोनों का सम, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। कहा गया है पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ होंगे, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। यानी कि टोटल जो पेज है वह 892 है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मान लीजिए कि पहले भाग में अगर x पेज है तो दूसरे भाग में कितना पेज रहा होगा, तो दूसरे भाग में x + 52 पेज रहा होगा। तो इस प्रकार से दोनों पृष्ठ को मिलाकर उस किताब में पेजों की संख्या जो होगी वह 892 हो जाएगी, ये सवाल में दिया गया है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 2x + 52 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 0, 9 में से 5 घटेगा 4 और ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 84 को आधा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 42, यानी कि 420, ठीक। तो x की वैल्यू जो होगा वह 420 होगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है दूसरे पृष्ठ में, यानी कि दूसरे भाग में पेजों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें 52 आप और ऐड कर दीजिए, तो दूसरे भाग में पेजों की जो संख्या होगी वह 472 होगा, 472 होगा, 472 होगा, यही ना होगा 472। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। 420 में जब आप 52 जोड़ोगे तो 472 बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, सवाल में दिया गया है पिछले वर्ष रंजन की मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। तो पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन की मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ है, ये आपको बताना है। परसेंटेज चेंज ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, सवाल में क्या कहा है कि पहले उसका जो मासिक इनकम था, मंथली इनकम जो था वह पहले कितना था, तो पहले था 34,500 रुपया था, 34,500 था, पहले था, कितना था, पहले था, ठीक। अब हो गया है कितना, यानी कि बाद में कितना हो गया, अब उसकी मंथली इनकम हो गई है 38,640, 38,640 रुपया हो गया है।
तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है, यही इन सवाल में पूछा जा रहा है कि उसकी मंथली इनकम कितने प्रतिशत से बढ़ा है, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितने का वृद्धि हो रहा है ये आप बताइए। तो 34,000 में से 34,500 में से 38,640 को जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4140 मिलेगा, यही मिलेगा ना। 34,500 में से अगर आप 38,640 को माइनस करोगे तो 4,000 अब प्लस 140 इसमें ऐड करोगे तो मिल जाएगा 4140, यानी 4140 की वृद्धि हो रही है। मंथली इनकम में 4140 रुपया की वृद्धि हो रही है। किस पे वृद्धि हो रही है, तो इस पे वृद्धि हो रही है, यानी कि 34,500 पर। तो ये इसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा, यानी कि इतने की वृद्धि होगी। 100 का पर निकाल दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, उत्तर जो आएगा वो क्या मिलेगा। ऑप्शन से देखिए क्या है। आप 345 से 4140 तक जाना चाहते हो। 5 4 9 3 12। अब 3 से इसको डिवाइड कर सकते हो, कट जाएगा 4 4 8। 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, ठीक, 3 तिया 9, 3 8 24, 0 हो जाएगा। फिर 115 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, हैं। 115 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितने बार में लगेगा ये बताइए। 12 बार में अगर आप लगाते हो तो ये अगर मान लीजिए ये कितना हो जाएगा, 115 गुने 12 कितना हो जाएगा, 12 25 60 0 बाकी 6, ठीक। 12 एकम 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 का 8 बाकी 1, ठीक है। 12 एकम 12, 12 एक 13, मतलब कि रेट ऑफ परसेंट जो होगा वह कितना हो जाएगा, 12%। 12% की वृद्धि हो रही है और ये सवाल का उत्तर है, कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए, और पुत्र के वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। फादर और सन के बारे में बोला गया है, ठीक है। 14 वर्ष पहले इसके एज का जो रेशियो है वह 3:1 है। 3:1 है। ध्यान रहे कि ये जो है वह 14 साल पहले का रेशियो है। 14 साल पहले का रेशियो है। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 14 साल पहले 3:1 था, लेकिन अभी वर्तमान में दोनों के आयु का अनुपात 2:1 है। वर्तमान में दोनों के आयु का अनुपात ये जो है वह वर्तमान में है, यानी अभी जो है इसकी आयु का अनुपात 2:1 है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों के आयु का योग क्या होगा, पिता और पुत्र के आयु का योग क्या होगा। ध्यान दीजिए, 14 साल पहले अगर पिता का उम्र 3 साल था और पुत्र की आयु अगर 1 साल था तो दोनों की आयु का अंतर कितना रहा होगा, अनुपात में 2 रहा होगा। लेकिन वर्तमान में पिता की उम्र अगर 2 साल है और पुत्र की उम्र अगर 1 साल है तो यहाँ पर दोनों की उम्र का अंतर अनुपात में 1 आ रहा है। तो हमेशा आपको एक बात पता होगा अच्छे से कि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर जो होता है वह हमेशा कांस्टेंट होता है। 2 व्यक्तियों के आयु का जो अंतर होता है वह हमेशा समान होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों के आयु का अंतर अनुपात में 2 है और यहाँ पर आयु का अंतर अनुपात में 1 है तो दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए इसको आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस ब्रैकेट को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर में मिल जाएगा 3:2 तो 1 ही बनेगा, लेकिन अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4:2। तो वर्तमान में पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 4:2 हो जाएगा और दोनों के आयु में अंतर भी अनुपात में 2 होगा। और पहले भी अंतर अनुपात में 2 था और अब भी अनुपात में अंतर 2 ही आ गया है। मतलब पहले 14 साल पहले अगर पिता की उम्र 3 साल था और वर्तमान में पिता की उम्र जो है वह 4 साल हो रहा है तो उम्र में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और
14 साल पहले अगर पुत्र की आयु 1 साल था और वर्तमान में पुत्र की आयु अगर 2 साल है तो कितने साल की वृद्धि हो रहा है? तो 1 साल की वृद्धि हो रहा है। लेकिन वास्तव में कितने साल की वृद्धि हो रहा है? 14 साल की वृद्धि हो रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों के वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो प्रेजेंट एज तो ये वाला है ना, तो 1 की वैल्यू 14 है तो 6 का मान कितना होगा? अनुपात 6 का मान जो होगा वह 14 गुने 6 कितना होगा? चद 6 84, यानी कि 84 साल होगा। और यह इस सवाल का उत्तर भी होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। 27 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 कहा है, एक नंबर लिखा गया है 24135278। कहा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक सम अंक को अंक से 1 घटाया जाता है, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग कितना होगा? ये हमको बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, एक नंबर लिखा गया है और ये जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिएगा। एक नंबर है 34134135278 कहा है इस नंबर के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है, ठीक है। और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाना है, प्रत्येक सम में से 1 घटाना है, 1 घटाना है, 1 घटाना है, ठीक है। तो बताएं तो बाएं से तीसरे, ठीक है। तो बाएं से तीसरा, यानी यहाँ पर जब 1 में 2 जोड़ोगे तो बाएं से जो तीसरा नंबर आपको मिलेगा 1 में 2 जोड़ने पर ये होगा कितना? 1 + 2 3 होगा। एवं दाएं से तीसरे जब 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 मिलेगा। तो बाएं से तीसरे एवं दाएं से तीसरे के अंकों का योगफल कितना होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यही सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है कि नहीं। और इस चार्ट में क्या दिया गया है कि एक बीमा पॉलिसियों की संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है बार में, ठीक है। चार्ट में सवाल में हमसे पूछा जा रहा है सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई पॉलिसी की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी होगी? हमसे पूछा जा रहा है। यानी टोटल में क्यू ने कुल कितना हिस्सा बेचा है, कितना प्रतिशत हिस्सा बेचा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी टोटल में, यानी ये जो 5 सेल्स पर्सन है PQRST, इसमें से क्यू का हिस्सा क्या होगा? ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। चलिए, टोटल में से P ने कुल, P का मान कितना है? P ने कुल 128, P ने कुल 128, ठीक है। Q ने कुल 165, R ने कितना बेचा है? R ने 136, PQRS, S ने कितना बेचा है? S ने 111, T ने कितना बेचा है? T ने 120 बेचा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, सबको ऐड करोगे, सबको ऐड कर लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 128 + 165 + 136 + 111 प्लस, देखिए इन सबको जब आप ऐड करोगे ना, सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 660। क्या मिलेगा? 660। अब हमें चाहिए क्यू का हिस्सा क्या है। तो क्यू देखिए, क्यू कितना बेच रहा है? 165 बेच रहा है। कुल कितने में? 660 में। तो 100 में कितना हो जाएगा? 100 में इतना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं तो 11 × 6 = 66 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 × 5 = 65 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 2 से ये हो जाएगा 5, 5 25%, यानी कि क्यू का जो शेयर परसेंट होगा वह कितना हो जाएगा? 25% होगा। और ये इस सवाल का उत्तर होगा।